डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि विचलनशीलता के मापों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आज का वीडियो होने वाला है वो 3 पॉइंट्स पर आधारित होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोरिलेशन क्या है। तो चलिए जानते हैं कि डिटेल्स में हम इनके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट होगा आप स्टडी का, होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि जो विचलनशीलता का उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, रेंज यानी कि प्रसार, मीन मानक मध्यमान विचलन क्या होता है, चतुर्थांश विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन क्या होता है, वेरिएंस यानी कि प्रसरण क्या होता है। ये सब बातें इसमें हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर सीखने के ऊपर जोर डालेंगे। और सेकेंड होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सामान्य संभाव्यता इसको कहते हैं, वह क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी की क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। स्कीविनेस क्या होता है, विषमता जिसको कहते हैं, कटॉस यानी कुकुदता, वह क्या होता है। और एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, ये सब सिलेबस में कवर होने वाली बातें हैं, तो इनका हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए इनको चलेंगे। और फाइनली वी विल डिस्कस कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध जिसको कहते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कोरिलेशन का, सहसंबंध का, और सबसे ज़्यादा यूज आने वाला कोरिलेशन निकालने का मेथड है, उसको पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहते हैं। जब भी हम फ्यूचर में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे आगे स्टेट्स को, सोशल साइंस में, किसी भी साइंस में रिसर्च करेंगे, सहसंबंध निकालेंगे, तो जो अधिकतर यूज होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ही होता है। तो उसके बाद हम जाएंगे स्पीयर में रैंक डिफरेंस कोरिलेशन क्या है, इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक, विचलनशीलता का जो संप्रत्यय है, जैसे स्प्रेड या फैलाव भी कहा जाता है। जहाँ बात आती है सांख्यिकी के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ उसमें जो सबसे पहले तो हम सेंट्रल टेंडेंसी हमने जाना कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि विचलनशीलता का जो संप्रत्यय है वो क्या है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई एक डेटा सेट हमें प्राप्त हुआ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में उदाहरण दिया था कि स्ट्रेस का, अगर हम स्ट्रेस मेजर करें स्टूडेंट्स के सैंपल के ऊपर, मान लिया जाए 100 स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया था कि 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं, उनका हमने स्ट्रेस स्केल भरवाया, तो उससे सेंट्रल टेंडेंसी ये तो बता देगा कि उनका जो एवरेज स्ट्रेस है वह क्या है। यानी कि मान लीजिए हमने स्ट्रेस लेवल जांच किया, तो पाया कि जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें एवरेज लेवल का तनाव पाया जाता है। अब यह तो एक सेंट्रल टेंडेंसी की बात है, जिससे हमने जान लिया कि मीन ये है, मीडियन मोड ये है, जिससे हमने सेंट्रल या केंद्रीय प्रवृत्ति का तो पता चल गया डेटा का। लेकिन यह तो नहीं जाना कि अपर एंड में क्या था, उस स्कोर के लोअर एंड में क्या था, और हम एक स्कोर से सभी उन 100 बच्चों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। तो सब इन सब बातों को इंक्लूड करने के लिए, इन सब बातों को भी इसमें शामिल करने के लिए वेरिएबिलिटी यानी कि विचलनशीलता का अध्ययन किया जाता है, जिसको स्प्रेड या फैलाव भी कहते हैं। बताता है कि डेटा सेट कैसे फैला हुआ। सर मैंने कहा कि डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, अभी जानते हैं कि फैला कैसे है। ठीक, विश्लेषणशीलता हमको यह बताती है कि डेटा सेट कितने फैले हुए हैं, और हमको डेटा सेट का उपयोग डेटा के अन्य सेटों की से तुलना करने के लिए कैसे करना है। ठीक, कैसे फैला है, कैसे उसका लोअर एंड से अपर एंड तक डेटा का विस्तार है, कैसे एनपीसी में उसकी स्थिति है, ये सब वेरिएबिलिटी से हम जान पाते हैं। और कैसे दूसरे डेटा सेट से उसकी तुलना संभव होती है। तो जो सबसे पहला जो उसमें कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर मेजर फोकस करेंगे, जो ज़्यादातर स्टडी किया जाता है, ज़्यादातर समझा पढ़ा जाता है। इसमें पहला होगा रेंज, यानी कि प्रसार। प्रसार सेट में आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच की राशि जो होती है उसको प्रसार कहते हैं। ठीक,
सबसे छोटी संख्या जो स्कोर में प्राप्त हुई और सबसे बड़ी संख्या के जो बीच का जो राशि होगा इसको घटा लें तो उसको कहेंगे रेंज। हमारे डेटा सेट का रेंज लगभग इतना है। तो हम सबसे बड़ी से छोटी संख्या को घटाकर प्रसार पा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने किसी टेस्ट से स्कोर प्राप्त हुए, ठीक, हमने कोई टेस्ट कराया तो हमें ये स्कोर प्राप्त हुए। क्या स्कोर प्राप्त हुए? 25, 30, 20, 10, 70 और 80। तो इन स्कोर्स का प्रसार, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? 10 है। उसके बाद सबसे बड़ी है 80 है। तो इनका प्रसार 10 से 80 के बीच माना जाएगा, ठीक। तो रेंज मतलब सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो राशि होती है, जो अंतराल होता है, उसको प्रसार कहा जाता है, उसको रेंज कहा जाता है। और उसके बाद बात आ जाती है वेरिएंस की, कि वेरिएंस यानी कि प्रसरण क्या है। एक डेटा सेट का विचरण आपको एक मोटा विचार देता है कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक, कितना फैला हुआ है। विचरण की एक छोटी संख्या का मतलब है कि आपका डेटा सेट कसकर एक साथ जुड़ा हुआ। अगर वेरिएंस मान लिया जाए कि आपका कम आए, अगर हम वेरिएंस प्राप्त करें या विचरण प्राप्त करें, वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं प्रसरण यानी कि विचरण, डेटा कितना फैला हुआ। अब वेरिएंस कोएफिशिएंट हम ज्ञात करें, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आया, अगर वो सबसे छोटा आए, संख्या कम आए, तो इसका मतलब ये कि हमारा डेटा सेट आपस में एक साथ मिले हुए डेटा सेट, मतलब उनका प्रसरण कम है। जैसे उनकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के जो बीच में आने वाली संख्याएं हैं वो ज़्यादा फैले हुए नहीं है, बल्कि एक ही जगह क्लस्टर में है, कसकर है, मीन के, मीडियन के, मोड के आसपास ही है। इसका मतलब ये होता है। और एनपीसी में क्या होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो हमने बताया था पिछले भी उदाहरण में बताया था कि कोई भी जो सामान्य संभावना होती है किसी भी गुण को अध्ययन किए जाने की, जैसे लंबाई है और भी कई संपर्कते हैं, वो एनपीसी के अंदर आ जाते हैं। तो अगर उसका एक मीन सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करें और उसके आसपास अगर डेटा सेट कसकर आता है या मिला हुआ प्रतीत होता है, तो उसको वेरिएंस कहेंगे कि वो कम है उसका, ठीक। और बड़ी संख्या का अर्थ है कि अधिक फैले हुए, डेटा सेट का जो है फैलाव ज़्यादा है, ठीक। तो मानक विचलन की गणना करने के अलावा विचरण शायद ही कभी उपयोगी होता है, तो इसलिए मानक विचरण को जान लें तो वेरिएंस खुद ही पता चलता है कि एच डी का स्क्वायर ही वेरिएंस कहते हैं उसको, ठीक, एच डी का ही। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी में पढ़ा जाने वाला और यूज किया जाने वाला रिसर्च में और भी क्षेत्रों में है, वह स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस टी यानी कि मानक विचलन है। तो वह क्या होता है? मानक विचलन आपको यह बताता है कि माध्य औसत के आसपास आपका डेटा सेट कितना क्लस्टर किया गया, क्योंकि इसी का ही है एच डी स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, ठीक। तो इसलिए उसकी परिभाषा इससे मिली हुई होगी, बेशक बात है। तो मानक विचलन आपको बताता है कि माध्य औसत के आसपास आपका डेटा सेट कसकर क्लस्टर किया गया है। एक छोटा एच डी इंगित करता है आप डेटा कसकर बंद हो गया है, और आपके पास एक लंबा बेल वक्र भी होगा। एक बड़ा एच डी आपको बताता है कि डेटा अधिक फैला हुआ है, ठीक। जैसे कि बेल वक्र का हमने उदाहरण दिया था पिछले उनमें। जैसे ये मान लिया जाए हमने कोई डेटा सेट हमें प्राप्त हुआ और उसका बेल वक्र इस टाइप से नॉर्मल होता है, जिसे नॉर्मल एनपीसी कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि अगर कम एचडी है, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो इसका मतलब यह है कि आसपास में डेटा सेट हमारा यहीं पर फैला हुआ दिखेगा, आपस में ही फैलता हुआ दिखेगा। और अगर ज़्यादा है तो वो फैला उसमें अधिक देखने को मिलेगा, ठीक। एक लंबा सा बेल वक्र भी हमें प्राप्त होगा, उसकी रेंज बड़ी होगी और डेटा सेट काफ़ी फैले हुए प्रतीत होंगे, ठीक। तो एच डी कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब एक अलग डिस्कस का मैटर होगा। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी को सीधे सीधे हम समझें कि वेरिएबिलिटी का मतलब फैलाव है, स्प्रेड है, चलनशीलता है। तो ये हमें बताता है कि डेटा हमारा कैसे फैला हुआ है, एनपीसी में कहाँ पर उसकी स्थिति कैसी है, ये सब हम वेरिएबिलिटी के माध्यम से जानते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही एक भाग है।
तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उसमें हमने जान लिया कि भाई वेरिएबिलिटी क्या है। तो वेरिएबिलिटी को जानने के लिए और गहरे ढंग से उसको और स्थायी रूप से समझने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी जानना आवश्यक है कि सामान्य वितरण क्या होता है। सामान्य वितरण एक निरंतर संभाव्यता वितरण है जो कि दोनों तरफ सम्मित होता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण की बात करें तो ये अगर बेल वक्र है, ये मीन मीडियन मोड यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ स्कोर के, तो जो सामान्य वितरण होगा दोनों तरफ बराबर होगा। दोनों तरफ मतलब ये प्लस के स्कोर्स हैं और इधर माइनस के स्कोर्स हैं, तो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी बराबर मिलता अगर प्रतीत होता है तो उसको कहेंगे कि सामान्य वितरण है। हमारा डेटा सामान्य रूप से वितरित है लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो ये होता है सामान्य वितरण निरंतर संभाव्यता वितरण है जो कि दोनों तरफ सम्मित है, इसलिए केंद्र के दाईं और भाग और बाईं ओर की दर्पण से दायां पता है तो उसका मतलब बायां भी हमें पता है। जो सिग्मा प्लस होगा 1 होगा वही सिग्मा -1 भी होगा। ठीक, और सामान्य वितरण वक्र का अंतर्गत क्षेत्र संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, और जो हमारा अंतर्गत क्षेत्र होता है सामान्य वितरण की, ये जो क्षेत्र है एक सामान्य संभावना को व्यक्त करता है। इसको निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं। मान लीजिए हमें मीन पता है तो कितने परसेंटेज केसेस आते हैं, ये भी हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, सांख्यिकी विधियाँ होती हैं। तो ये सब तो एक अलग डिस्कस का मैटर होगा। फिलहाल हम यह समझ लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सामान्य वितरण क्या होता है। कोई भी डेटा सेट अगर एक बेल शेप्ड स्टैंडर्ड बेल शेप्ड दिखता हो अगर प्रतीत हो तो उसको सामान्य वितरण कहा जाता है। ठीक, और दोनों तरफ वो बराबर होता है, सिमेट्रिकल होता है, सम्मित होता है, प्लस की ओर और माइनस की ओर और बराबर होता है वो डेटा सेट हमारा। ठीक, और भी कोई समझना हो तो और दूसरे रूप से इसको समझ सकता है, हमसे डिस्कस कर सकता है। तो एक प्रकार वितरण बनता है जो घंटी जैसा दिखता है, इसलिए इसका उपनाम बेल वक्र इसलिए कहते हैं कि घंटी नुमा बन जाता है ये वक्र जो होता है। और कई समूह इस प्रकार के पैटर्न का पालन करते हैं। यही कारण है कि यह मनोविज्ञान की तरह व्यापार में, सांख्यिकी और सरकारी निकायों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे माप की त्रुटियाँ, तो मेजरमेंट के जो एरर होते हैं उनको अध्ययन करने में, ठीक, बुद्धि के इंटेलिजेंस में, ये सब सामान्य रूप से वितरित होने वाले संप्रत्यय हैं। जैसे मापन की त्रुटियाँ भी इस रूप में ही व्यतीत आपको मिलेंगी जब आप अध्ययन करेंगे। और इंटेलिजेंस का मीजर करेंगे, आप 100 लोगों 200 लोगों पर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट कराएं और अगर उसका आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो आपको डेटा सेट इस रूप में आता हुआ मिलेगा। ठीक, तो उसको कहेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बुद्धि का स्कोर हो गया, और एक परीक्षण पर अंक, किसी परीक्षण पर प्राप्त होने वाले अंक वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ब्लड प्रेशर वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला कॉन्सेप्ट है। और लोगों की हाइट भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज़्यादातर जो हाइट वाले लोग मिलेंगे आपको इस रेंज के ऊपर मिलेंगे। ठीक, और जो उससे ऊपर होंगे वो इस दर मिलेंगे, और उससे कम जो होंगे माइनस लेवल में कम होते हुए मिलेंगे। ठीक, और वेतन आदि ये सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो सामान्य वितरण क्या है ये हम समझ सकते हैं इस बात से। और उसके बाद सामान्य वितरण तो सामान्य वितरण में निरंतर डेटा मानों में से अधिकांश माध्य के आसपास क्लस्टर होते हैं। टेल्स पूंछ स्पर्शोन्मुख है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि वे करीब होती हैं लेकिन क्षितिज यानी अशु कभी नहीं मिलती। और मैं नहीं कह सकती 100% सही है, एक अलग बात होगी समझने की। तो सामान्य रूप में समझ ले, कोई भी डेटा सेट अगर सिमेट्रिकल आए, बेल शेप्ड निकल के आए तो उसके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा उसको मानते हैं। वो इन रूप में प्राप्त होता है। मापन त्रुटियाँ, बुद्धि स्कोर आदि में अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हमें मिलेगा। तो पूरी तरह से सामान्य वितरण के लिए माध्य और मध्यांक एक ही होना चाहिए। ठीक, जैसे उदाहरण की मैं अब समझाऊं, अगर डेटा सेट हमें इस रूप में प्राप्त हुआ तो मीन, मीडियन और मोड यहाँ पर हमें एक ही संख्या होनी चाहिए। उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसको मानेंगे कि हाँ हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है,
या प्रसंभावता या का संप्रत्यय क्या है भाई? तो प्रसंभावता इसको कहते हैं, एक संख्या है जो एक विशेष घटना घटित होने की संभावना को दर्शाती है। प्रसंभावता को 0 से 1 तक के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उन्हें 0 से 100% तक प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। 0 की संभावना इंगित करती है कि ऐसा कोई मौका नहीं कि कोई विशेष घटना घटित होगी। ठीक, अगर आपका प्रसंभावना या प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसका मतलब है कि इस घटना के घटित होने की संभावना 0 है, मतलब नहीं होगी। और 1 आने का मतलब है कि घटना घटित होना निश्चित है, यानी कि 100% संभावना है उसकी। और 0.55 आने का मतलब क्या है कि 55% संभावना है कि घटना आपकी, अगर 100 बार हम करें तो 55 मौके ऐसे हैं कि घटना घटित होगी दोबारा वैसे। तो प्रोबेबिलिटी है, ये सब बातें हमारे आगे जब हम प्रेडिक्शन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर ये सब बातें काम आती हैं। तो संभावता प्रसंभावता क्या होता है आ जाता है, ये भी सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होने वाला और ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए, वो होता है स्क्यूनेस और कर्टेसिस का, विषमता और कुकुदता। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वक्र स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। ठीक, ऐसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिसके प्लस के स्कोर्स और माइनस के स्कोर बराबर होने चाहिए। ठीक, और मीन मीडियन मोड एक ही स्थान पर होना चाहिए, हम जानते हैं। ठीक, तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हम इसको मानेंगे। ठीक, लेकिन अगर ये डेटा सेट आपको जो प्राप्त हुआ वह केवल प्लस की ओर ही आता हुआ दिखाई दे, इस ढंग से आपका बन जाए या इस ढंग से बन जाए, तो उसको कहेंगे कि आपका डेटा स्क्यूड है, यानी कि विषम है, सिमेट्रिकल नहीं है। ये विषमता का अर्थ है कि समरूपता का अभाव है। एक विषम वितरण को सममित कहा जाएगा जब एक मूल्य समान रूप से मीन के दोनों ओर वितरित हों, इधर और इधर बराबर हों। जैसा डेटा सेट मैंने बताया कि अगर इस रूप में जो सबसे पहले हमने बनाया, इस रूप में हमें देखता हुआ मिले, ठीक, तो ये तो हम कहेंगे कि भाई ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है। ठीक, ये स्क्यूड नहीं है, एक स्टैंडर्ड डेटा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। अगर यही डेटा या एक ओर जाता हुआ दिखे, धनात्मकता की ओर या ऋणात्मकता की ओर जाता दिखे, उसको कहेंगे स्क्यूड डेटा है। ठीक, विषम डेटा है। तो विषमता समरूपता की कमी, जो विषमता है समरूपता की कमी का एक मेजर है। इससे हमें जान पाते हैं कि हमारा डेटा सेट कितना विषमित है। इसका जो अंक निकलेगा, जो उसको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज की बात नहीं करूँगा, कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करूँगा, क्योंकि यही है जो याद रहता है। फॉर्मूला तो एग्ज़ाम के लिए रटने, उसको पढ़ने का विषय है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, तो इजीली हम उसको समझें, यहाँ हमारा मेन फोकस है। तो उसके बाद ये तो बात हो गई कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है उसमें विषमता क्या है। तो विषमता भी दो प्रकार की है। जैसे डेटा सेट में आपका डेटा धनात्मक रूप में जाते हुए दिखे, मीन से एक तरफ ही भागता हुआ दिख रहा है, या स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये हमारा एनपीसी है उसमें धनात्मकता की ओर ही सारे स्कोर्स आते हुए दिख रहे हैं ज़्यादातर, या ऋणात्मकता की ओर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि धनात्मक है, धनात्मक विषमता है। ठीक, और अगर ऋणात्मकता के साथ में ऋणात्मक विषमता है। ठीक, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। ठीक, और अब बात करते हैं कि भाई कर्टोसिस क्या होता है। ठीक, तो बात हो गई स्क्यूनेस की। कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस होता है एक, या तो जो हमारा डेटा आया एक माप है जो सामान्य वितरण के सापेक्ष भारी पूंछ वाले या हल्के पूंछ वाले होते हैं। ठीक, और उच्च कर्टोसिस के साथ डेटा सेट में भारी पूंछ आउटलेटर है, कम कोटिस वाले हल्की पूंछ आउटलेटर में कमी होती है। कर्टोसिस की जहाँ बात करें, स्टैंडर्ड डेटा तो हमारे पास इस रूप में हमें मिला है, जो यहाँ पर चित्र दिख रहा है। ठीक, अगर इसमें जानेंगे भाई कर्टोसिस है, कुकुदता जिसको कहेंगे वो है, तो कैसे है? या तो डेटा सेट जो एकदम तीखा जाता हुआ दिखे, इस रूप में जाता हुआ हमें दिखे,
तो कहेंगे कि डेटा हमारा लेप्टोकोर्टिक है। ठीक, इसको कहेंगे जो तीखा जाए, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखे, एकदम तीखी जिसमें नोक बनते हुए दिखे डेटा सेट की, तो उसको कहेंगे कि लेप्टोकोर्टिक कर्व है या लेप्टोकोर्टिकनेस है उसके अंदर। और अगर ये इस रूप में है, इसके बाद वाले रूप में है, इस रूप में तो लेप्टोकोर्टिक है और इस रूप में है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और उसके बाद भी अगर इस रूप में डेटा सेट है, ठीक, या एकदम वो दिखता है इस रूप में दिखता है, उसको कहेंगे कि ये भाई प्लेटोकोर्टिक डेटा है हमारा। ठीक, तो कोर्टोसिस का मतलब है कि डेटा सेट सेंटर में तो होते हैं, लेकिन या तो ऊपर की ओर ज़्यादा नुकीले होते हैं या निचले होते हैं, तो उनकी बहुत मोटे रूप में होते हैं। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या तो उसके ऊपर ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं इधर को, या फिर नीचे को ही ज़्यादा आ जाता है डेटा सेट, तो उसको कहते हैं लेप्टोकोर्टिक। मेसोकोर्टिक तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्लेटोकोर्टिक, ये तो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात थी कि ये सब क्या होती हैं जो सांख्यिकी की जो ये मेथड्स हैं। तो फाइनली हम बात करेंगे कोरिलेशन की, यानी कि सहसंबंध की। तो कोरिलेशन जो है सहसंबंध जिसे कहते हैं, जब भी हम कोई सांख्यिकी गणना करें या कोई रिसर्च करते हैं सोशल बिहेवियरल साइंसेस में, तो मुख्य रूप से तीन रूप से ही हम कोई भी गणना कर सकते हैं, सांख्यिकी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला होता है कि हम संबंध देख सकते हैं दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, दो संप्रत्ययों के बीच में। और दूसरा होता है कि हम प्रभाव दे सकते हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ। और तीसरा होता है कि दो ग्रुप्स के बीच में हम अंतर कर सकते हैं। ठीक, तो जब संबंध देखने की जहाँ बात होती है तो कोरिलेशन मेथड ही वहाँ पर अप्लाई होता है। कोरिलेशन के माध्यम से हम संबंध जान पाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले उदाहरणों में भी कई बार बताया है कि कोरिलेशन जो होता है सहसंबंध दो वेरिएबल्स के, दो चरों के बीच में आपस में संबंध को बताता है कि वो संबंध कैसा है, ऋणात्मक है, धनात्मक है या जीरो है। जैसे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तनाव और प्रकार के एडजस्टमेंट की बात करें, तो उसमें कैसा संबंध होगा? तनाव बढ़ेगा तो एडजस्टमेंट घटेगा, तनाव बढ़ेगा तो मेंटल हेल्थ हमारा घटेगा। तो इनका आपस में ऋणात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो इस तरीके से हम सांख्यिकी की गणना करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस तरीके से हम, तो इस प्रकार से हम सहसंबंध की गणना करते हैं रिसर्च में। इस प्रकार से सहसंबंध का एप्लीकेशन है, यूज है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन क्या है? सहसंबंध का सहसंबंध दो मात्रात्मक चर जैसे ऊंचाई भार के बीच एक रैखिक संबंध की स्ट्रेंथ की माप। तो लीनियर संबंध है, जैसे दो चर हैं, एक्स में एक को बता दें, दूसरे को वाई में बता दें। हम 100 लोगों के बीच में कोई दो चरों की गणना करें, ठीक, ऊंचाई और भार की गणना करें। स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स की भी ऊंचाई भी हम नाप लें और भार भी नाप लें। एक्स में हम ऊंचाई बता दें, वाई एक्सिस में भार बता दें। तो जिस स्टूडेंट्स की ऊंचाई ज़्यादा होगी उस स्टूडेंट का भार भी बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राप्त होगा हमें। तो ठीक, तो हमारे जो लीनियर रिलेशनशिप बनता हुआ दिखेगा वो इस ढंग से लीनियर रिलेशनशिप बनता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव संबंध बनता हुआ दिखेगा। तो उसको कहते हैं कि लीनियर सहसंबंध या लीनियर संबंध होता है। और जो सहसंबंध गुणांक होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में हो सकती है। ठीक, और जो वैल्यू होती है जितनी ज़्यादा है तो उसका मतलब ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। 0 से जितनी करीब होगी तो स्ट्रेंथ, उसकी सहसंबंध का जो स्ट्रेंथ होगा उतना हल्का माना जाएगा, और जो 1 के जो करीब होगी वो स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ माना जाएगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। सहसंबंध 1 के करीब हो तो उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा माना जाएगा। तो सकारात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच का सहसंबंध है जिसमें दोनों चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं, एक ही दिशा में ऊंचाई और भार है तो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब एक चर बढ़ता है दूसरा चर भी बढ़ता जाता है, तो उसको कोरिलेशन कहते हैं। बहुत कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है,
और जहाँ ग्राफ की बात है कि भाई ग्राफ क्यों बनाया जाता है, तो ग्राफ एक समझने के लिए बनाया जाता है। जहाँ हम एक छोटे लेवल पर हम रिसर्च करें 100 लोगों 50 लोगों में, तो हम बिना ग्राफ के भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम पॉपुलेशन स्टडी करें, बड़े लेवल पर करें, लाखों लोगों पर स्टडी करें, तो वहाँ पर हमें एक नज़र में उसको समझने के लिए ग्राफ की आवश्यकता होती है। ग्राफ इजी वे होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, दर्शाने के लिए, तो इसलिए ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो इसको कंफ्यूज ना किया जाना चाहिए और समझने के लिए इसका यूज होता है। तो यह तो हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो पियर्सन का जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड है, सबसे अधिक यूज किया जाता है। पियर्सन घूर्णन आघूर्ण सहसंबंध उसको हिंदी में कहते हैं, सहसंबंध का सबसे आम मेथड है। पियर्सन घूर्णन आघूर्ण सहसंबंध कहते हैं, जिसे आमतौर पर सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक या सिर्फ लेटर आर के रूप में इसको बताया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक, सहसंबंध गुणांक यानी कि आर उदाहरण के लिए एक रैखिक संबंध की शक्ति की और दिशा को मापता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है रैखिक संबंध की और दिशा क्या है। अगर वो प्लस में आया तो धनात्मक है, सहसंबंध धनात्मक रूप से जाते हुए प्रतीत हो रहा है। सहसंबंध का प्लस में आना मतलब है कि सहसंबंध इस रूप में बढ़ रहा है, और माइनस में आने का मतलब है कि सहसंबंध इस रूप में है। लेकिन सहसंबंध तो है चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। ठीक, और जीरो कोरिलेशन है तो मतलब यह है कि वो सीधे रूप में बढ़ेगा, कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक, डेटा इस रूप में आते हुए दिखेंगे। ठीक, उसका सहसंबंध का न होना हमें पता चलेगा। तो पियर्सन सहसंबंध गुणांक उनके मानक विचलन के प्रोडक्ट द्वारा विभाजित दो चर का कोवेरियंस है। इस प्रकार यह अनिवार्य रूप से कोवेरियंस का सामान्यीकृत माप है, जो कि परिणाम में हमेशा -1 और 1 के बीच का मान होता है। ठीक, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, इसमें -1 से 1 के बीच में होता है। को प्रोडक्ट पियर्सन सहसंबंध गुणांक उनके मानक विचलन के प्रोडक्ट द्वारा विभाजित दो चरों का कोवेरियंस है, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है कि मानक विचलन के प्रोडक्ट द्वारा विभाजित दो चरों का कोवेरियंस। मानक विचलन के, अब ये जो पियर्सन थे ये विद्वान थे, इन्होंने इस ढंग से इस मेथड को डेवलप किया सहसंबंध का। तो मानक विचलन के जो प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा विभाजित जो कोवेरियंस है, आपस में जो उनका वेरियंस होता है, प्रसरण होता है, उस आधार पर इन्होंने इस विधि का निर्माण किया। तो इसलिए इसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं। सामान्य रूप से हम यह समझें कि -1 से +1 के बीच में होता है और आर द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक, तो इसको कोरिलेशन मेथड पियर्सन कोरिलेशन कहा जाता है। और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन क्या है? स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध आंकड़ों में स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक को पी के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह अंतर है इसमें आपस में, और में रैंक के माध्यम से हम कोरिलेशन देखने का प्रयास करते हैं, और जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर रो पी या आर एस के रूप में दर्शाया जाता है। रैंक सहसंबंध में के अपरंपरागत माप दो चर की रैंकिंग के बीच सांख्यिकीय निर्भरता है। ठीक, दो चरों की रैंकिंग के बीच में सांख्यिकीय निर्भरता का माप है। यह आकलन करता है कि एक मोनोटॉनिक फंक्शन का उपयोग करके दो चरों के बीच के सहसंबंध को कितनी अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। दो चरों के बीच स्पीयरमैन सहसंबंध उन दो चर के रैंक मूल्यों के बीच पियर्सन सहसंबंध के बराबर है, क्योंकि पियर्सन के सहसंबंध रैखिक संबंधों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो होता है वो एक लीनियर रिलेशनशिप की जांच करता है। जैसे ये है, जैसे हम देखें, अगर इस लीनियर रिलेशनशिप हमने जांचना है कितना है डेटास के बीच में, तो पियर्सन कोरिलेशन का। अब जहाँ मोनोटॉनिक सहसंबंध की जांच करनी है, वो हमने जानना है वो कैसे है, कितना है। ठीक, तो स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध की गणना की जाती है। तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड के जो बीच में डिफरेंस है वो यही है कि पियर्सन कोरिलेशन से हमें लीनियर संबंध की
लीनियर रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जबकि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन से हमें मोनोटॉनिक यानी कि एक रस संबंध के बारे में पता चलता है। और लीनियर नहीं होता, थोड़ा सा जब हम ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा वक्र रूप में या थोड़ा सा दूसरे रूप में मोनोटॉनिक रूप में घूमते हुए टेढ़े मेढ़े रूप में दिखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो जब हम उसको ग्राफ बनाते हैं थोड़ा मोनोटॉनिक यानी कि एक रस रूप में दिखता हुआ प्रतीत होता है। एक लीनियर तो नहीं होता, लेकिन एक मोनोटॉनिक फंक्शन उसमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अगर ये कोई दोहराए गए डेटा मान नहीं है, अगर कोई डेटा को दोहराया नहीं गया है, तो यह भी +1 होता है। ठीक, +1 हो सकता है। जब एक का एक पूर्ण स्पीयरमैन सहसंबंध तब होता है जब प्रत्येक चर दूसरे का एक सही मोनोटोन फंक्शन होगा। ताकि एक चर दूसरे चर का सही मोनोटोन फंक्शन जब होगा तब वह सहसंबंध एक यानी कि पूर्ण एक के रूप में प्राप्त होता है। तो सीधे सीधे हम यही जानते हैं अंतर के रूप में जब बात करें तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में हम लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ की जांच करते हैं, जबकि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन में हम मोनोटोनिक फंक्शन की स्ट्रेंथ की जांच करते हैं। और दोनों ही सहसंबंध बताते हैं, दोनों का ही सहसंबंध में गुणांक होता है। अंतर यह है कि पियर्सन को कोरिलेशन मेथड को हम आर के रूप में दर्शाते हैं, और जबकि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को हम पी के जो स्मॉल पी है उसको रो कहते हैं, उस रूप में हम दर्शाते हैं। ठीक, तो यह एक तो समझने वाली बात है, तो उसको डिटेल में तो इसमें इस लेक्चर में और समझना कि मोनोटोन फंक्शन क्या है और लीनियर रिलेशनशिप तो मैंने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझा दिया। तो उसके लिए हम कभी और नेक्स्ट लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हमने इन सारी बातों को कवर करना है, तो हमने एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन करते हम आगे बढ़े हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है कॉन्सेप्ट वो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, उसको याद किया जाना चाहिए। और उसका क्या फॉर्मूला था, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, उसको भी अगर स्टूडेंट्स जानना हो तो उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। और कोई बात हो तो कोई और भी ढंग से हमसे पूछ सकता है। तो फाइनली हम बात करेंगे कि जो स्टडी मटेरियल हैं आपने क्या लेने हैं। एक स्टैटिस्टिक्स how-to.com है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रस्टेड वेबसाइट है। और दूसरा है सिंपली साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा मटेरियल यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बाकी बुक की बात करें तो हेनरी ई गैरेट करके एक विद्वान है, उनकी बुक आती है। और हिंदी जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी की कोई भी बुक ले लें, सांख्यिकी नाम से, सांख्यिकी जो भी हो, ठीक, मनोविज्ञान में या किसी अन्य समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में सांख्यिकी नाम से हो, कोई भी हिंदी बुक लेके उसको पढ़ सकते हैं। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर होगा। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक सैंपल कैसे लेते हैं और क्या उसकी विधियाँ होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसको हिंदी प्रतिदर्शन विधियाँ कहते हैं। पहला रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, SD एंड R, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है, ठीक, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इसके ऊपर मैं काफ़ी पहले भी लेक्चर्स में इसी लेक्चर सीरीज में शुरुआती 2 वीडियोस में इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर क्योंकि ये और इसमें हम डिटेल में देखेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स के व्यू पॉइंट से इसको समझेंगे, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, एजम्पशंस एंड टाइप्स, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। तो आशा करता हूँ लेक्चर के माध्यम से बातें, ये कॉन्सेप्ट जो हैं वेरिएबिलिटी के और कोरिलेशन के और भी बातें जो हमने डिस्कस की स्टूडेंट्स को समझ पाएंगे। और कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करें हमसे, और भी उसको सर्च करें, अध्ययन करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।